नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम भारत के भूगोल में देखेंगे जो भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं तथा जो भारत के जो तटीय मैदान हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारी सीरीज में चल रहा था कि हम देख क्या रहे थे, हम देख रहे थे कि भारत के जो फिजियोग्राफी यानी कि जो भारत का भौतिक विभाजन है भारत का, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा वही चल रहा है। तो उसमें पहले हमने क्या देखा था, पठार के बारे में देखा था, हमने पठार को डिस्कस किया। ठीक है, पठार के बाद हमने डिस्कस किया पर्वत को, यानी जो हिमालय वगैरह हो गया, हिमालय का क्षेत्र हो गया। फिर हमने डिस्कस किया मैदान को। ठीक है, मैदान को डिस्कस कर लिया हमने। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्वीप को। फिर इसी वीडियो में हम साथ में डिस्कस कर लेंगे किसको, तटीय मैदान, यानी तटीय क्षेत्र जो है वहाँ पे जो तटीय मैदान पाए जाते हैं हम उनको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये वीडियो जो है जितना ही इम्पोर्टेंट जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है ये जीएस में भी है, यानी कि जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी का नहीं है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है प्रीलिम्स और मेंस में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे प्रश्न आते ही रहते हैं। तो ऐसे में जो है आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें कुछ फैक्ट होता है उसको आप प्रीलिम्स की दृष्टि से तैयार कर लीजिए, और बाकी सब कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो मेंस की दृष्टि से उसको तैयार करके अपना एक नोट तैयार करके रखिए। चलिए आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि भारत में जो है प्रमुख द्वीप जो हैं आपके, उनको हम देख लेते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस समय हुई थी और कितने द्वीप हैं। तो पहला हम देख लेते हैं। पहला, आपको लोकेशन तो पता ही होगा, भारत के जो है पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और जो भारत के जो पश्चिमी हिस्से में क्या है, पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे अरब सागर की स्थिति है। तो जो द्वीप पाए जाते हैं वो इन्हीं भागों में, यानी बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा क्या है अरब सागर में मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप, यानी कि हम देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। तो इन द्वीपों का विस्तार जो है चापाकार, यानी एक चाप बनी हुई, यानी चाप ऐसे होती है ना, चापाकार रूप में लगभग कितने 590 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है। यानी कि ये 590 किलोमीटर की लंबाई में ये क्षेत्र फैला हुआ है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये विवर्तनिकी से उत्पन्न है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से जो है इनकी उत्पत्ति हुई है। तो आपने पढ़ा होगा जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में प्रविष्ट करती है, जिससे क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आपने इसे देखा भी होगा। और फिर हिमालय का जो ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है उसी का जो विस्तार है, ये जो बंगाल की खाड़ी में है, उसी जो ऐसे जो पहाड़ या पर्वत जो हैं जो समुद्र के तल से ऊपर निकल आते हैं, वो क्या बन जाते हैं, द्वीप बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप पानी के अंदर जा करके देखेंगे तो लगातार आपको ये एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। ठीक है, पर्वत श्रृंखला। और जो पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वत के शिखर हैं वो समुद्र तल से ऊपर अगर आ जाते हैं, मान लो पानी भरा हुआ है और नीचे पर्वत हैं, और जो पर्वत के कुछ क्षेत्र हैं जो ऊपर ऐसे आ जाते हैं, ये ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन जाते हैं, द्वीप का निर्माण करते हैं। यानी ये क्या बन गया, आपके द्वीप बन गए। द्वीप की परिभाषा क्या होती है, द्वीप वह क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से क्या होता है, जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये होगी द्वीप की परिभाषा। तो जो आप मैप में देखेंगे तो मैप में आप देखेंगे इस तरह का भारत का मैप है ये, मान लो मोटा मोटा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या पर्वतीय श्रृंखलाएं होंगी, ये म्यांमार वाला एरिया हो गया बॉर्डर, यानी कि फिर यहाँ से पानी वाला एरिया मान लो स्टार्ट होता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी स्टार्ट होती है, बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल सागर। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पाएंगे आप क्या, यहाँ पे मिलेंगे भारत के जो है कौन से द्वीप हैं, यहाँ पे कौन से, अंडमान और निकोबार द्वीप। तो ये हैं क्या, बस क्या, जो हिमालय क्षेत्र है उसी का ही जो विस्तार है ये। ठीक, जो हिमालय श्रृंखला जो म्यांमार के साथ साथ जो जिसको हम पूर्वी हिमालय बोलते हैं, इससे पहले वाले वीडियो हमने डिस्कस भी किया था उनके बारे में। जो पूर्वी हिमालय है ये क्षेत्र मान लो, तो उसी का विस्तार, ये जल में विस्तार है उसी श्रृंखला का। और जो पर्वत शिखर जो हैं जल में ऊपर निकल आते हैं वही क्या कहलाते हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप बनाते हैं।
तो ये आपने समझ लिया कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, अल्पाइन पर्वत निर्माण हलचल से इनकी उत्पत्ति हुई होगी। क्यों? क्योंकि जो हिमालय पर्वत जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, अल्पाइन पर्वत निर्माण हलचल से ही तो हुई थी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति अल्पाइन पर्वत निर्माण हलचल से हुई। ये अवसादी चट्टानों से बने हैं। तो पहली खास बात क्या है, इनकी जो चट्टानें कैसी बनी हुई है, अवसादी चट्टानें हैं। इनमें जो है मुख्य रूप से बलुआ, चूना पत्थर व शैल चट्टानों की जो है प्रधानता है। तो शैल हो गया, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर जो है इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। बैरन व नारकोंडम द्वीप जो है बेसाल्ट लावा से बने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार से क्या लावा निकलता है, लावा निकलेगा। लावा किससे बनता है, वो ठंडा होता है तो क्या बन जाता है, बेसाल्ट हो जाता है। बेसाल्ट की चट्टानें बनती हैं लावा के ठंडे होने से। तो बैरन व जो नारकोंडम द्वीप हैं, कैसे द्वीप हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो जाहिर सी बात ज्वालामुखी द्वीप होने से जो चट्टानें पाई जाएंगी यहाँ पे वो कैसे होंगी, बेसाल्ट से निर्मित होंगी। तो ये लिखा हुआ बैरन व नारकोंडम द्वीप जो है कैसे हैं, बेसाल्ट लावा से बने हुए हैं। यही एक दो केवल जो भारत में जो है आपके सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र भी हैं। फिर यह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ धरातल रखते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र है ना, तो पर्वत कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। तो जाहिर सी बात है उनसे जो बनने वाले द्वीप होंगे वो कैसे होंगे, ऊबड़ खाबड़ होंगे। ढाल जो उनके कैसे होंगे, अत्यधिक खड़े होंगे। सापेक्षिक ऊंचाई क्या होगी, अधिक होती है। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे कौन सी है, सैडल पीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। यहाँ पे सैडल नेशनल पार्क भी है जो सैडल पीक के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जो है प्रीलिम्स की दृष्टि से याद रख लीजिए कि सैडल पीक कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैडल पीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 737 मीटर ये ऊंची पीक है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अरब सागर में आते हैं। तो अरब सागर में देख लेते हैं। तो अरब सागर में क्या है, आपका लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, अरब सागर में मिलेगा। तो इसमें लगभग 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 पर क्या है, जीवन यानी आवास है। जीवन नहीं बोलेंगे, आवास बोलेंगे, सॉरी। आवास का मतलब जहाँ पे मानव निवास करता है। ठीक है, तो 36 द्वीप हैं टोटल लक्षद्वीप में, उसमें से 11 पे जो है आवास हैं। यह द्वीप जो है 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से पृथक किए जाते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। ठीक है, तो हमको हमेशा याद रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप समूह और मालदीव के बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, इन्हें 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। जो यानी लक्षद्वीप समूह है उसको जो है मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, अमीनी दीवी आइलैंड, और दूसरा क्या है, कैनोर आइलैंड। तो 2 मुख्य आइलैंड के समूह हैं ये दोनों जो आइलैंड हैं, यानी कि अमीनी देव आइलैंड और जो कैनोर आइलैंड हैं, ये दोनों जो हैं आइलैंड 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। देखिए 11 डिग्री 8 डिग्री है कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है आपको पता है। ये ऐसे मान लो अगर इक्वेटर है तो क्या होती है, यहाँ पे रेखाएं होगी, 0 डिग्री होती है, फिर ऐसे 8 डिग्री होगी। ठीक है, ऐसे 11 डिग्री होगी। तो ये रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं यानी अक्षांश है वो इस भाग से गुजरती हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो हम इसको 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग करते हैं, किसको, अमीनी द्वीप आइलैंड और कैनोर आइलैंड को। फिर कैनोर द्वीप समूह जो का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय। तो याद रखिएगा जो कैनोर जो द्वीप समूह है, जो वहाँ का सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो वह कौन सा है बड़ा द्वीप, मिनिकॉय है। इसका विस्तार कितना है, लगभग 4.53 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि उसका ये एरिया है। फिर यह 9 डिग्री चैनल द्वारा बाकी द्वीपों से अलग होता है। तो मिनिकॉय द्वीप जो मिनिकॉय आइलैंड है वो 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री रेखा से वो अलग होता है बाकी द्वीपों से। चलिए आगे देख लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये चतुर्थ युग में प्रवाल जीव जंतु के अवशेषों के समूहन से हुई थी। यानी जो प्रवाल जीव जो होते हैं, प्रवाल होते हैं, उनके जो अवशेष यानी जब प्रवाल मर जाता है तो एक खोल छोड़ के जाता है, चूने के पदार्थ का बना होता है वो, तो उसी के अवशेष के इकट्ठा होने से जो है ये द्वीप का निर्माण हो गया। ठीक है, ये सभी मोंगे की चट्टानें हैं।
ठीक है, मूंगा चट्टान बोलते हैं। और इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3 से 5 मीटर, यानी बहुत ही कम ऊंचाई है इनकी जल से, यानी कि जो समुद्र स्थल है वहाँ से उनकी ऊंचाई केवल 3 से 5 मीटर की ऊंचाई है केवल उनके बीच में। तो हमेशा याद रखिएगा जो लक्षद्वीप समूह की जो उत्पत्ति कब हुई है, तो इनकी उत्पत्ति कब हुई? चतुर्थ युग में हुई, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से किससे हुई है? प्रवाल जीव जंतुओं के अवशेष, यानी जो उनके अस्थि पंजर होते हैं उनके समूहन, समूहन का मतलब इकट्ठा होने से हुई है। ठीक है, ये इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मूंगे की चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। आई हो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैप में थोड़ा देख लीजिए, मैप में देख लेंगे एक बार तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो मैप में देख लीजिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये आपका जो हो गया बंगाल की खाड़ी का, ये हो गया। ठीक है, इधर का जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी का दिखाया गया, यानी कि अंडमान निकोबार का दिखाया गया है। ठीक है, इसमें आप मैप को देख लीजिए, यहाँ पे उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, यानी कि ये मध्य अंडमान कहलाएगा, फिर ये दक्षिणी अंडमान कहलाएगा, फिर उसके बाद ये क्षेत्र जो है लघु अंडमान कहलाएगा। फिर यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट, और अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है नीचे साइड में आपको क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट मिलेगा। आपको दिखा देता हूँ मैं इंदिरा पॉइंट। तो ये रहा आपका इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे यानी कि यहाँ तक भारत की सीमा है। भारत की सीमा कहाँ तक है? इंदिरा पॉइंट तक। ये हमने देख लिया इस वाले भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसमें निकोबार द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है कार निकोबार। देखो 10 डिग्री चैनल जो है क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यानी कि 10 डिग्री के उत्तर में जो है वो अंडमान है और द्वीप समूह कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए एक यहाँ पर डंकन पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डंकन पैसेज ये कहाँ पे आपका मिलेगा? यहाँ पे मिलता है दक्षिणी अंडमान और जो लघु अंडमान है उसके बीच का रास्ता है। पैसेज का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है ना। तो ये डंकन पैसेज कहलाता है। यहाँ से जो है विमान, वो क्या बोलते हैं, आवागमन के लिए रास्ता होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 10 डिग्री के दक्षिण में आपको कार निकोबार मिलेगा, नहीं सारी निकोबार के मिलेंगे इधर। ठीक है, तो इधर कार निकोबार आपको मिल जाएगा यहाँ पर। फिर इधर जो आपको मिलेगा क्या? लघु निकोबार मिल जाएगा। फिर वहाँ पे मिल जाएगा बृहत निकोबार। ये हो गया। और यहाँ पे ये भी खास बात याद रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है प्रवाल भित्तियाँ वगैरह भी पाई जाती हैं। तो कभी कभी पूछ सकता है कि आपसे प्रवाल भित्ति क्षेत्र भारत में कहाँ पाई जाती हैं? तो अंडमान निकोबार में भी मिलेंगे आपको, और साथ ही में जो है जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स को बोलते हैं। फिर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें जो है 2011 में भी उद्गार हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि हाल फिलहाल में उद्गार हुए हैं इसमें, कहाँ? बैरन आइलैंड में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी लोकेशन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार है, दक्षिणी अंडमान निकोबार है, ठीक है, उसके जो है पूर्व में क्या मिलेगा आपको? बैरन द्वीप मिलेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, इसको देख लेंगे, किसको? हम देखेंगे लक्षद्वीप को देख लेंगे। तो लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं अगर हैं तो देखिए लक्षद्वीप में क्या है? ये कहाँ मिलेगा आपको? अरब सागर में फैला हुआ मिलेगा। तो ये पूरा जो एरिया दिखाया गया है यहाँ पर है, ये अरब सागर में फैला हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुख्य रूप से क्या है? कवाराती हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल क्या करेगा? मिनिकाय को अलग करता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मिनिकाय हो गया, इधर क्या है? कवारती हो गया। ठीक है, यहाँ के नाम याद करने की जरूरत नहीं है कुछ, बस आपको ये याद करना है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो मिनिकाय को जो है अलग करती है 9 डिग्री चैनल। बस यही पीटी में पूछा जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला जो टॉपिक हमारा है आज का ही, इसी में देख लेते हैं उसको, कि जो भारत के जो तटीय मैदान है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो तटीय मैदान का मतलब क्या हुआ? जो आपको पता है तट का जो क्षेत्र है, मान लो ये जैसे तटीय क्षेत्र है, ये जहाँ जहाँ तट हैं। ठीक है, तो ये तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, तो नदियों ने क्या है, यहाँ पे जो है बहुत ही पतला जो है नैरो तट मानी मैदान का निर्माण किया। मैदान क्या होता है? जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है? निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, तो
जो तटीय क्षेत्र है उसी के साथ साथ जो है मैदान पाए जाते हैं, तो उसको हम देखेंगे। इसमें क्या होंगे, दो तरह के तट हो सकते हैं, एक तो पश्चिमी तटीय हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएंगे, दूसरा क्या नाम क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ही तो तट हैं, पूरब है ये और ये पश्चिम है, तो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय में है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत के तटीय मैदान तो भू आकृतिक आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं इनको, दोनों ही तटीय मैदानों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए पूर्वी तटीय मैदान को देख लेते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो लगभग कितना, 1100 किलोमीटर की लंबाई व औसतन चौड़ाई कितनी है उसकी, 120 किलोमीटर है, यानी कि चौड़े हैं ये। ठीक है, 1100 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं ये। जैसे मान लो ये अगर ऐसे तटीय क्षेत्र बना हुआ है, मान लो ये ऐसे है, तो यहाँ से ले करके ये पूरा जो लंबाई दे रखी कितनी है, 1100 किलोमीटर हो गई। और इनकी चौड़ाई यानी ये चौड़ाई है वो कितनी है, लगभग औसतन जो है 120 किलोमीटर है। तो आपको ये डाटा याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके जो ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। तो जैसे हमने अभी मैप बनाया था ये ऐसे, ये सॉरी गलत बन गया थोड़ा, फिर से बना लेते हैं। तो मैप बनाना आपको आना चाहिए, तभी आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इसने क्या बोला है, जो इसका ऊपरी भाग है उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। यानी जो आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। उसका नाम क्या है, उत्तरी सरकार। ठीक है, ये हो गया नाम। फिर दक्षिणी भाग यानी दक्षिण के भाग, यहाँ पे दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, यहाँ से ले यहाँ तक लेकर के पूरे का नाम बोलेंगे क्या हम, उत्तरी सरकार बोलते हैं। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। इसका नाम क्या हो गया, कोरोमंडल। ठीक है, और फिर हम इनके भी उपभाग करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, इसके ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार व दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जिसे निम्न 3 लघु इकाइयों में बांटा जाता है। यानी कि इनके भी हम उपभाग कर सकते हैं। पहला क्या हो गया, उत्कल मैदान। ठीक है, उत्कल मैदान, इसे उड़ीसा का मैदान भी कहते हैं, यानी कि उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उत्कल मैदान कहते हैं। ठीक है, इसमें महानदी का डेल्टा मुख्य भू आकृतिक लक्षण, यानी कि इस क्षेत्र में जो है उत्कल के मैदान में ही जो है महानदी का डेल्टा जो है मुख्य भू आकृतिक लक्षण है। इसके अलावा जो है यहाँ पे चिल्का झील मुख्य लक्षण है। इसी तट पर क्या है, डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह सुरक्षित है। तो आपने पढ़ा भी होगा विशाखापत्तनम के बारे में। तो विशाखापत्तनम कहाँ है, इसी क्षेत्र में है आपका, ठीक है, उत्कल के मैदान में। और ये कहाँ पर है, ये डॉल्फिन नामक एक चट्टान है, उसके पीछे जो है ये एक बंदरगाह सुरक्षित है, यानी कि प्राकृतिक रूप से उसको सुरक्षा मुहैया है। अगला हम देख लेते हैं, अगला जो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो मैदान है इसका विस्तार कहाँ है, बेहरामपुर से लेकर के। तो आंध्र प्रदेश का अगर मैदान की बात करते हैं तो इसका विस्तार यानी कहाँ तक फैला हुआ है, बेहरामपुर से लेकर के पुलिकट झील तक पाया जाता है। ठीक है, तो पुलिकट झील जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये। और पुलिकट झील जो है श्रीहरिकोटा द्वीप सागर से अलग होती है, यानी कि पुलिकट जो झील है वो क्या है, मान लो ये तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे पुलिकट झील यहाँ पे ऐसे स्थित है और यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है। ठीक है, द्वीप है। तो ये जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी से इसको अलग करती है। ठीक है, और पुलिकट जो झील है ये कहाँ पे मिलेगी आपको, ये मिलेगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, जहाँ पे वहीं पे है ये स्थित। ठीक है, तो इस पे काफ़ी विवाद भी रहता है कि किसकी सीमा में है ये, तो आंध्र प्रदेश की सीमा में है वैसे ये। ठीक है, तो पुलिकट झील जो है श्रीहरिकोटा द्वीप, यानी श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ पर है, जहाँ से आपने देखा होगा इसरो का जो प्रक्षेपण सैटेलाइट प्रक्षेपित करता है वो इसी क्षेत्र से करता है। ठीक है, तो पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप सागर से अलग होती है। ठीक है, फिर इसी द्वीप पर क्या है, इसरो का सैटेलाइट प्रक्षेपण स्टेशन स्थापित है। तो अभी आपको पीटी की दृष्टि से फैक्ट बता दिया गया यहाँ पर एक। फिर आंध्र मैदान का जो प्रमुख भू आकृतिक लक्षण है, यानी कि इसका भू आकृतिक लक्षण क्या है, कृष्णा व गोदावरी डेल्टा है। यानी कृष्णा व गोदावरी नदी जहाँ पे मिलती हैं और फिर वो डेल्टा का निर्माण करती हैं समुद्री भाग में, जहाँ पे
मिलती हैं समुद्र से, वो वहाँ पे जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा इसकी जो है प्रमुख भू आकृति है, ठीक है, जिनका समय के साथ क्या तेजी से सागर की तरफ विस्तार हुआ है। क्यों? क्योंकि पानी के साथ बहुत सारी अवसाद आती है, तो जाहिर सी बात है पानी जो है में अपने साथ मिट्टी लेकर के आएगी, तो मिट्टी के साथ साथ जो है डेल्टा का क्या होगा, विस्तार होगा समय के साथ आगे की ओर। इन दोनों डेल्टा के जमावों के बीच क्या है, कोलूरू झील है, जो पुरानी तट रेखा को दर्शाती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लो ये तट है, यहाँ पे आई एक नदी, इधर से गोदावरी आई, इधर से कृष्णा नदी आई, ठीक है, और यहाँ पे आके मिल गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर दिया इन्होंने। लेकिन यहाँ पर एक झील मिलती है, इसका नाम क्या है, यहाँ पर जो झील है उसका नाम है कोलोरी झील, कोलेरू झील। ये कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी पहले मिलती थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, मिट्टी आती रही, जमती रही, तो आगे जाकर के मिट्टी जमती गई, तो क्या हुआ, इससे सागर से, और इसकी ये झील है वो सागर से अलग हो गई, ठीक है। तो समय के साथ क्या हुआ, ये मिट्टी जमती गई, तो इसलिए इसके बीच में जो क्या बन गई, यहाँ पे मिट्टी हो गई, यहाँ पे सागर हो गया, यहाँ पे स्थल भाग हो गया, तो बीच में पानी भरा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, वो कोलोरू झील। तो कोलेरू झील काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में, तो आप उसको याद कर लीजिए कि कोलेरू झील जो है कहाँ पे है, कृष्णा व गोदावरी डेल्टा में है वो। चलिए आगे देख लेते हैं तमिलनाडु का मैदान, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलेगा। आंध्र मैदान था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलेगा। तमिलनाडु मैदान जो है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का मैदान जो है कुमारी अंतरीप यानी कि कन्याकुमारी, आपने देखा भी होगा, मैप उठा के देखिए तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन, कन्याकुमारी। तो तमिलनाडु का मैदान जो है कुमारी अंतरीप से लेकर के पुलिकट झील तक जो है लगभग 675 किलोमीटर लंबा व 100 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। इसमें जो है प्रमुख भू आकृतिक लक्षण कौन सा है, कावेरी नदी का डेल्टा है। तो तमिलनाडु के मैदान की जो प्रमुख जो है भू आकृतिक क्षेत्र है वो क्या है, भू आकृतिक विशेषता है, लक्षण है, वो कावेरी नदी का डेल्टा है। इस उपजाऊ मैदान की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 130 किलोमीटर है, और यह चावल की खेती के लिए उत्तम है। जाहिर सी बात है, यहाँ का मौसम कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो है कृषि की जाएगी। तो गर्म मौसम है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे चावल की खेती के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं। चलिए अभी तक हमने किसको डिस्कस किया था, अभी तक हमने डिस्कस किया है पूर्वी तटीय मैदान को। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान को, ठीक है। अब भारत के हम पश्चिमी तट पे आ जाएंगे। तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, गुजरात से। ये हुआ हमारा पश्चिमी तट, ठीक है। तो सबसे पहले गुजरात मिलेगा हमको, फिर आते कोंकण वगैरह द्वीप मिलेगा हमको, यानी गोवा का क्षेत्र मिलेगा, फिर उसके बाद हमको जो है मालाबार का मिलेगा। चलिए इनके भी उपभाग करेंगे हम। तो पहला हम देख लेते हैं गुजरात का, तो गुजरात तटीय मैदान देख लेते हैं। तो गुजरात तटीय मैदान का जो है निर्माण कौन करेगा, साबरमती, माही और नर्मदा इत्यादि नदियों का प्रतिफल है, यानी कि इसका निर्माण इन नदियों से हुआ है। गुजरात का क्षेत्र जो है वृहत एवं लघु प्रायद्वीपों, खाड़ियों, द्वीपों तथा रण क्षेत्रों एवं दलदलों से परिपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे जो है छोटे बड़े प्रायद्वीप मिलते हैं, खाड़ियाँ मिलती हैं, द्वीप मिलते हैं, और रण क्षेत्र का मतलब होता है दलदली क्षेत्र, ठीक है। रण क्षेत्र एवं दलदलों से परिपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें जो है दो प्रमुख हैं, पहला क्या है कच्छ व दूसरा क्या है काठियावाड़। तो आपने काफ़ी सुना भी होगा रन ऑफ कच्छ और काठियावाड़, ठीक है। इसको मैप में निहारिएगा, गुजरात के मैप में, तो वहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए देख लेते हैं कच्छ के बारे में। तो कच्छ प्रायद्वीप का जो अधिकतर भाग जो है रण क्षेत्र है। लूनी नदी जो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ में गिरती है, यानी यहाँ पे बह करके आती है। यह भाग पहले सागरी भाग हुआ करता था, यानी एक समय पुराने समय में कभी ये सागर का हिस्सा हुआ करता था। वह कच्छ द्वीप था, ठीक है, एक आइलैंड था। कच्छ था वो कैसा क्या था, आइलैंड था, किंतु नदियों के अवसादीकरण से यह क्या सागरी भाग भर गया, यानी जो सागरी भाग होगा वो भर गया, अवसाद आकर के इकट्ठा हो गया वहाँ पर, वह यह प्रायद्वीप बन गया। फिर क्या बन गया, प्रायद्वीप बन गया। प्रायद्वीप की खास बात क्या होती है, प्रायद्वीप की खास बात वो होती है ये तीन तरफ से जल से घिरा होता है और एक तरफ से क्या होता है, स्थल से घिरा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, ठीक है।
आगे देखिए बनास, रूपेन इत्यादि नदी जो हैं इस भाग में अवसाद जमा कर रही हैं, यानी कि अभी भी वर्तमान में भी ये नदियां जो है वहाँ पे अवसाद का जमाव कर रही हैं। वहाँ रन ऑफ कच्छ का निर्माण हुआ है। ठीक है, जहाँ पे जमाव कर रही हैं वहाँ पे क्या बन गया है, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं उसको। कच्छ में उच्च ज्वार के समय जो है बेला, खादिर और क्या है पचम द्वीप बनते हैं। ये जो पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो बाकी एरिया क्या होता है, डूब जाता है। और ये क्षेत्र जो है बेला हो गया, खादिर हो गया और पाचम हो गया, ये क्या है, द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं थोड़ा ऊंचे हैं तो यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएंगे, द्वीप बन जाएंगे। द्वीप की परिभाषा क्या होती है, द्वीप वो होता है जो चारों ओर जल से घिरा होता है। जब हाई टाइड होगा यानी कि पानी का स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आसपास का जो निचला क्षेत्र होगा वो डूब जाएगा पानी में और ये ऊंचे क्षेत्र जो है वो द्वीप के आकार में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं काठियावाड़ को देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा है किसको, कच्छ को। ठीक है, अब काठियावाड़ जो है प्रायद्वीप को देख लेते हैं। देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है यहाँ पर अरी अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो खास बात क्या है, यहाँ पे अरी अपवाह तंत्र पाया जाता है। अरी अपवाह तंत्र इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता भी चुके हैं। देखिए जब कोई ऊंचा क्षेत्र होता है और वहां से इधर भी जा रही नदी, कोई इधर भी नदी, इधर भी नदी, इधर भी नदी, तो इसको बोलते हैं अरी अपवाह तंत्र। यानी कि सारी नदियों का उद्गम क्षेत्र एक है लेकिन सारी नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो इसको बोलते हैं अरी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये हो गया अपवाह तंत्र पाया जाता है। इनमें निम्न पहाड़ी हैं, कौन सी, मानदेव की पहाड़ी पाई जाती है, बरदा पहाड़ी है, गिरिनार है, गिरी हिल्स है एंड गिरी नेशनल पार्क, सारे जो हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही स्थित हैं। फिर अब हम अगला देख लेते हैं तटीय मैदान। अगला तटीय मैदान कौन सा है, कोंकण तटीय मैदान। ठीक है, तो गुजरात का जो पहले कच्छ का देखा, फिर काठियावाड़ का देखा, उसके बाद कौन सा आएगा, कोंकण तटीय मैदान आएगा। इसका विस्तार लगभग कितना है, 530 किलोमीटर की लंबाई में है। वह 30 से 50 किलोमीटर चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितनी है, लगभग 30 से 50 किलोमीटर। दक्षिणी कोंकण जो है चट्टानी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र, यानी कि जो दक्षिणी का क्षेत्र है, दक्षिणी कोंकण तटीय मैदान है वो कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है वो। इसका विस्तार कहाँ, गुजरात से लेकर गोवा तक है। यानी कि गुजरात के जो क्षेत्र हैं जो पहले कच्छ हमने देख लिया था, फिर काठियावाड़ को देख लिया था हमने, उसके बाद का जो क्षेत्र है गुजरात का, ये क्षेत्र से लेकर के गोवा के इस क्षेत्र तक जो है इसकी लंबाई 530 किलोमीटर है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कोंकण तटीय मैदान। फिर इसके बाद कौन सा आता है, कर्नाटक का तटीय मैदान आता है। तो कर्नाटक का तटीय मैदान किसके बाद आएगा, कोंकण के तटीय मैदान के बाद क्या आएगा आपको, कर्नाटक वहाँ पे राज्य है, तो कर्नाटक में फैला हुआ क्षेत्र है। इसकी लंबाई कितनी है, 525 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 8 से लेकर 24 किलोमीटर चौड़ा है। फिर कर्नाटक के तटीय मैदान के बाद अगला कौन सा है, मालाबार, जो कहाँ मिलेगा आपको, केरल में मिलेगा। तो केरल तटीय मैदान, इसका दूसरा नाम क्या है, केरल तटीय मैदान। इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी इसकी है, 20 से लेकर के 100 किलोमीटर है। अब देखिए यह उत्तर व दक्षिण में संकीर्ण है, यानी जो मालाबार का जो तट है, तो आप देखे होंगे ये देख लीजिए, ऐसे आप ये मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक की इसकी बात हो रही है। तो इसकी खास बात क्या है, ये बीच में चौड़ा है, यानी ये ऐसे है और आसपास किनारे चौड़ा नहीं, यानी कि पतला है। तो वही लिखा हुआ, या उत्तर व दक्षिण में कैसा है, संकीर्ण है, किंतु मध्य में क्या है, विस्तृत है। ये खास बात इसकी है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है कहाँ पे है, पाल घाट दर्रे के क्षेत्र में। तो हमने पढ़ा भी था इसे, जो पहले जो हमने देखा था प्रायद्वीप के जो पर्वत वाले वीडियो में, तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कौन सा दर्रा है, पाल घाट दर्रा है, जो क्या करता है, तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है किससे, कोयम्बटूर से। ठीक है, तो जो पीएच पढ़े हैं उनको भी याद रखते रहिए, चलिएगा उसी से आप जोड़ते भी रहिए। यहाँ पर क्या है, पोनानी नदी बहती है। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, मुख्य रूप से पोनानी नदी। यहाँ की जो प्रमुख झील है वो क्या है, वेम्बनद झील। वेम्बनद झील बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पीटी में पूछा गया है। तो पोनानी नदी फैक्ट हो गया आपका, कहाँ नदी बहती है, तो मालाबार तट पे बहती है वो। और साथ में अगर पूछे वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल के मालाबार तट पे है, जो कि कैसी एक झील है, लैगून झील होती है।
तो लैगून हमने पढ़ा था कहाँ, हमने पढ़ा था जब प्रवाल भित्ति को पढ़ा था हमने, तो वहाँ पे हमने देखा था लैगून झील किसे कहते हैं। फिर यह क्षेत्र का जो है, इस क्षेत्र का जो है सर्वप्रमुख भू आकृतिक जो है तट के सहारे छिछले व पश्च जल को बोलते हैं बैक वाटर। ठीक है, यहाँ की जो इस क्षेत्र की सबसे जो सर्वप्रमुख भू आकृति है वो क्या है, जो तट है उसके सहारे सहारे क्या मिलेंगे, छिछला यानी कि कम गहरा एवं पश्च जल यानी कि बैक वाटर है, जिन्हें एक दूसरे यानी कि इन क्षेत्रों को जोड़ करके, यानी जो बैक वाटर के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों एक दूसरे को जोड़ करके जो है जल परिवहन की व्यवस्था की गई है, यानी कि नहर टाइप का बनाया गया है। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कयाल। इनमें इनका नाम है कयाल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें जो बोट वाली रेस होती है, यानी कि नाव की रेस होती है इन्हीं कयाल वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो मालाबार का तट जो है इसकी ये प्रमुख भू आकृति है। हमने यहाँ पे देख लिया अच्छे से सारा कुछ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। ठीक है, और जियोग्राफी ऑप्शनल का जो है, जिस किसी को जियोग्राफी ऑप्शनल का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकता है 8860558530। ठीक है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और जियोग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप में क्या होगा, आपको पेड ग्रुप में जैसे क्लास में होती हैं, आपको टॉपिक दिया जाएगा डेली का डेली कि आपको ये आज का टॉपिक कवर करना है, साथ ही में नोट्स की पीडीएफ को भी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही जो है आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी ताकि आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो सके, क्योंकि मेंस में मेन खेल क्या होता है, आंसर राइटिंग का ही। अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती है तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन होने से रुक जाएगा। इसलिए जो है मेंस में आपको अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। तो जिस किसी को भी ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, फिर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी पेड ग्रुप से संबंधित प्राप्त कर सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।